हम अध्ययन कर रहे हैं वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2014 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन है ए महाराष्ट्री, बी सौरसेनी, सी अर्धमागधी और डी मागधी। तो इसका सही आंसर होगा सी अर्धमागधी। अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली यानी कौरवी, ब्रजभाषा हरियाणवी या वांगड़ू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी का विकास हुआ। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसके अलावा मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ। पैसाची अपभ्रंश से लंगड़ा और पंजाबी। ब्राह्मण से सिंधी और महाराष्ट्री से मराठी का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन है ए डोगरी, बी मैथिली, सी ब्रज और डी असमिया। तो इसका सही आंसर होगा सी ब्रज। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आरंभ में संविधान में कुल 14 भाषा मानी गई। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसके द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1991 ईस्वी द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया। ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन ए पाली, संस्कृत, हिंदी, अवध। तो इसका सही आंसर होगा ए पाली। विकास क्रम हिंदी का संस्कृत है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। इसके बाद प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। अगला प्रश्न है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए ऐतिहासिक वर्गीकरण, बी कुलात्मक वर्गीकरण, सी प्रभाव आधारित वर्गीकरण और डी आकृति मूलक वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर होगा डी आकृति मूलक वर्गीकरण। पद रचना का संबंध व्याकरण या भाषा की रूप रचना से है। संबंध तत्व पद रचना या व्याकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण आकृति मूलक या रूपात्मक कहा जाता है। इसके 2 भेद है, अयोगात्मक और योगात्मक। ऐतिहासिक वर्गीकरण को काल आधारित वर्गीकरण भी कहते हैं। इसे प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक वर्गों में बांटा गया है। कुलात्मक को पारिवारिक वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें भारूपीय द्रव्य परिवार आते हैं। प्रभाव आधारित वर्गीकरण में एक भाषा का दूसरे पर प्रभाव आधार होता है। अगला प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना है। ऑप्शन ए पौंचर्यु, बी ललित विस्तार, सी छंदानुशासन और डी 84 वैष्णवन की वार्ता। तो इसका सही आंसर होगा डी 84 वैष्णवन की वार्ता। पौंचर्यु स्वयंभू का है 8वीं सदी। ललित विस्तार परशुराम वैद्य का है 20वीं सदी। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ का है 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लल्लूलाल की नहीं है? ऑप्शन है ए सिंहासन बत्तीसी, बी बैताल पच्चीसी, सी सुख सागर और डी लाल चंद्रिका। तो इसका सही आंसर होगा सी सुख सागर। सुख सागर जो है सदा सुखलाल नियाज की रचना है। लल्लूलाल की प्रमुख रचना है सिंहासन बत्तीसी 1821, बैताल पच्चीसी 1821, राजनीति 1802, प्रेम सागर या नागरी दशम 1803 से 1809, भाषा कायदा 1811, सभा विलास 1815, मधु विलास 1817 और लाल चंद्रिका 1818। अगला प्रश्न है, आगम वेद पुराणे ही पाड़िय माड़ बहंती। ये किसका पंक्ति है? ऑप्शन ए सरप्पा, बी करहप्पा, सी सबरप्पा और डी डोंबिप्पा। तो इसका सही आंसर होगा बी करहप्पा।
अगला प्रश्न है, खंड भाषा पुराणनम च कुरानम कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है ए जगनी, बी नरपति नाल, सी चंद्रदाई और डी अब्दुल रहमान। तो इसका सही आंसर होगा सी चंद्रदाई। अगला प्रश्न है, रसगंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? ऑप्शन है ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर और डी बाबर। तो इसका सही आंसर होगा ए शाहजहां। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे तथा उनके दरबार में रहते थे। इन्हें पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने ही दी थी। रसगंगाधर में पंडित राज ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? ऑप्शन है ए सुनीता, बी मुक्तिपथ, सी सुखदा और डी तेरी मेरी उसकी बात। तो इसका सही आंसर होगा बी मुक्तिपथ। सुनीता 1935 ईस्वी जैनेन्द्र का है, मुक्तिपथ 1950 ईस्वी इलाचंद्र जोशी का, सुखदा 1952 ईस्वी जैनेन्द्र का और तेरी मेरी उसकी बात 1973 ईस्वी यशपाल का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषक वादी कथाकार नहीं है? ऑप्शन है ए जैनेन्द्र, बी चतुरसेन शास्त्री, सी इलाचंद्र जोशी और डी अज्ञेय। तो इसका सही आंसर होगा बी चतुरसेन शास्त्री। जैनेन्द्र 1905 से 1988 ईस्वी, इलाचंद्र जोशी 1902 से 1982 और अज्ञेय 1911 से 1987 ईस्वी। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जबकि चतुरसेन शास्त्री 1891 से 1960 ईस्वी प्रकृतिवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ऑप्शन है ए गोरच विजय, बी कालिका मंगल, सी सरस्वती मंगल और डी विद्या सुंदर। तो इसका सही आंसर होगा डी विद्या सुंदर। अनुदित नाटक है इनका विद्या सुंदर 1868 ईस्वी। संस्कृत नाटक और पंचाशिका जो मूल नाटक है उसका अनुदित है। पाखंड विखंडन 1872 ईस्वी प्रबोध चंद्रोदय का अनुदित है। कर्पूरी मंजरी 1875 ईस्वी सट्टक संस्कृत का अनुवाद है और मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी संस्कृत से। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी चंद्र कौशिक के आधार पर। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है? ऑप्शन है ए भूमिजा, बी कामायनी, सी निर्जा और डी यशोधरा। तो इसका सही आंसर होगा ए भूमिजा। रघुवीर शरण मित्र का है रचना भूमिजा 1961 ईस्वी रामकथा पर आधारित ग्रंथ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है 1936 ईस्वी, जिसमें शैव दर्शन या जल प्लावन का वर्णन है। महादेवी वर्मा का है निर्जा 1935 ईस्वी गीत काव्य संग्रह है और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का है 1932 ईस्वी बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वियोग वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। ऑप्शन है ए बजारे हुस्न, बी गोशा ए आफिमत, सी चौगाने हस्ती और डी हम खुरमा व हम सवाब। तो इसका सही आंसर होगा ए बजारे हुस्न। सेवा सदन 1918 ईस्वी जिसका उर्दू शीर्षक बजारे हुस्न है, जिसमें वेश्या जीवन से संबंध समस्या का वर्णन है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी गोशाए आफिमत, जिसमें औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। रंगभूमि 1925 ईस्वी जिसका उर्दू शीर्षक है चौगाने हस्ती, जिसमें औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का वर्णन किया गया है। प्रेमा अर्थात दो सखियां का विवाह 1907 ईस्वी जिसका उर्दू शीर्षक है हम खुरमा व हम शबाब, इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह का चित्रण है। वरदान 1921 ईस्वी जलवा ए इशार, जिसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। अगला प्रश्न है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों का निबंधकार कौन है? ऑप्शन है ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बाल मुकुंद गुप्त और डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रताप नारायण मिश्र। धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भौं, नारी, मृत, मोक्ष, परीक्षा, समझदार की मौत तथा मनोयोग प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। ऑप्शन है ए सज्जन, बी राजश्री, सी कामना और डी विशाख। तो इसका सही आंसर होगा ए सज्जन। सज्जन 1910 ईस्वी, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, आजाद शत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931, एकांकी तथा ध्रुव स्वामी 1933 प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक है।
अगला प्रश्न है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? ऑप्शन है ए नाटक, बी उपन्यास, सी गीति नाट्य और डी कहानी। तो इसका सही आंसर होगा ए नाटक। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख नाट्य कृतियां हैं अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, सुंदर रस 1959, सुखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, यक्ष प्रश्न 1976, एक शर्त हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? ऑप्शन है ए मैं आईना हूं, बी पहला पड़ाव, सी मेरा सात जन्म और डी आत्मदाह। तो इसका सही आंसर होगा सी मेरा सात जन्म। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है 1976 ईस्वी। मेरा सात जन्म आत्मकथा है हंसराज रहबर का 1986 ईस्वी। यह 3 खंडों में है। आत्मदाह उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का 1937 ईस्वी। अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार किसकी रचना है? ऑप्शन है ए भामह, बी राजशेखर, सी दंडी और डी रुद्रभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ए भामह। काव्य अलंकार भामह का है। भामह का समय है 6वीं शताब्दी का मध्य। काव्य मीमांसा राजशेखर का है, जिनका समय है 1880 से 1920 के बीच। काव्यादर्श दंडी का समय है 7वीं सदी का उत्तरार्ध और श्रृंगार तिलक रुद्रभट्ट का है, इनका समय है 10वीं सदी। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? ऑप्शन है ए धनंजय, बी भट्टनायक, सी भरत मुनि और डी भानुदत्त। तो इसका सही आंसर होगा सी भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम होगा डी भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी और सती प्रताप 1882 ईस्वी। इसके अलावा वैद की हिंसा, हिंसा न भवती 1873 ईस्वी, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, विशस्य विषमौषधम 1876 और प्रेम जोगनी 1875 भारतेंदु जी के अन्य प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, पंत जी की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्या। पल्लव का समय है 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी और ग्राम्या 1940 ईस्वी। इसके अलावा उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, युगवाड़ी 1939 ईस्वी, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, उत्तरा 1949, युगपथ 1949, अतिमा 1955, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, बीड़ा 1972, चिदम्बरा और सत्यकाम 1975 पंत जी के अन्य प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम? तो इसका सही क्रम होगा डी मैलांचल 1954 ईस्वी, रेणु जी का उपन्यास है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अमृत और विष 1966 ईस्वी, ये भी अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और कठगुलाब 1996 ईस्वी, मृदुला गर्ग का है। मैलांचल में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। बूंद और समुद्र लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन है। अमृत और विष में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक सामाजिक चित्रण है। और कठगुलाब में व्यास सम्मान से पुरस्कृत कठगुलाब जो है व्यास सम्मान से पुरस्कृत रचना है। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम? तो इसका सही क्रम होगा बी ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र का है 1883 ईस्वी, कानपुर से प्रकाशित। बेड़ी प्रसाद का है नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी, बनारस से। चिंतामणि घोष का है सरस्वती 1900 ईस्वी, काशी से प्रकाशित। और हंस प्रेमचंद का 1930 ईस्वी में पहले काशी से प्रकाशित, उसके बाद दिल्ली से। और इसके दूसरे संपादक राजेंद्र यादव 1986 में इसका पुनः प्रकाशन हुआ था दिल्ली से। सरस्वती पहली बार काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे और 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम? तो इसका सही अनुक्रम होगा
इसमें कुछ त्रुटियां हैं ऑप्शन में, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। चिदम्बरा जो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हुआ। पंत जी का रचना है। उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर जी का है। कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी में प्रकाशित। 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे का रचना है। और यामा महादेवी वर्मा का है जो 1940 में प्रकाशित हुआ, जिसे 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम। तो इसका सही क्रम होगा डी। कानन कुसुम 1913 ईस्वी, आशु 1925, लहर 1933 ईस्वी और कमायनी 1936 ईस्वी। इसके अलावा प्रसाद जी का अन्य प्रमुख रचना है उर्वशी 1909 ईस्वी, वनमिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रू वाहन 1911, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918। अगला प्रश्न है, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम। तो इसका सही क्रम होगा ए। अमीर खुसरो 1255 ईस्वी, विद्यापति 1368 ईस्वी, रैदास 1398 ईस्वी और गुरु नानक 1469 ईस्वी। गुरु नानक तलवंडी लाहौर में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1929 ईस्वी, रंगभूमि 1925 और प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी। इसके अलावा उनके अन्य उपन्यास है देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1936 यह अपूर्ण कृति है। मंगलसूत्र 1936 प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने 1948 में पूरा किया है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम। तो इसका सही क्रम होगा डी। कड़ियां 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, मया दास की मारी 1982 ईस्वी, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम होगा सी। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी, सृजन के सेतु 1990 ईस्वी, हम सफर मिलते रहे 1996 ईस्वी, ये तीनों ही संस्मरण है, और अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा यारों के यार, तीन पहाड़, ये जो है कृष्णा सोबती का है, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी, अकेला प्लास मेहरुनिसा परवेज का, और शेष यात्रा उषा प्रियमदा का। यारों के यार, तीन पहाड़ 1967 ईस्वी, बिना दीवारों का घर 1965 ईस्वी, अकेला प्लास 1981 ईस्वी, शेष यात्रा 1984 ईस्वी और गुनाह बेगुनाह 2011 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों का उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा शिव प्रसाद सिंह का है दादी माँ, यशपाल का पुलिस की सिटी, जैनेन्द्र का पाजेब और माधव प्रसाद सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी। हंसा जाए अकेला मार्कंडेय का कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका नगेंद्र, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल और काव्यानुशासन हेमचंद्र। अप्पय दीक्षित का है कुवलयानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से
सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा नागरिक प्रचारणी पत्रिका काशी, सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद, पहल पत्रिका जबलपुर और नया प्रतीक दिल्ली। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो है बेडी प्रसाद इसके संपादक थे, काशी से प्रकाशित। सम्मेलन पत्रिका विभूति मिश्र का है, इलाहाबाद से। और पहल पत्रिका के संपादक ज्ञान रंजन थे, जबलपुर से। नई पत्रिका दिल्ली से, जिसके संपादक अज्ञेय और साक्षात्कार अशोक वाजपेयी का, भोपाल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा रेखा, नदी के द्वीप जो अज्ञेय का है, अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा मोहन राकेश का है, कमला मैलांचल का है जो फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, और रायना वे दिन, यहां 2 दिन नहीं होगा, वे दिन होगा, निर्मल वर्मा का। नदी के द्वीप 1961 ईस्वी में प्रकाशित, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का 1961 में प्रकाशित, रेणु मैलांचल 1954 ईस्वी और वेदी निर्मल वर्मा का है 1964 ईस्वी, आवा चित्रा मुदगल का 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा हानुष, भीष्म, साहनी, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर, पैर तले जमीन मोहन राकेश और तिलचट्टा मुद्रा राक्षसा। हानुस 1977 ईस्वी, दशरथ नंदन 1974 ईस्वी, पैरों तले जमीन अपूर्ण है और तिलचट्टा 1973 ईस्वी, रति का कंगन 2010 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा वल्लभ संप्रदाय, गोविंद स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास और राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा प्रेत की छाया उपन्यास इलाचंद्र जोशी का, करबला नाटक है प्रेमचंद का, चितवन की छां विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और अन्या से अनन्या प्रभा खेतान का आत्मकथा है। प्रेत की छाया 1944 ईस्वी, करबला 1928 ईस्वी, चितवन की छां 1953 ईस्वी, अन्या से अनन्या 2007 ईस्वी, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का 1937 ईस्वी एकांकी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा ब्रह्म संप्रदाय राजाराम मोहन राय, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 इसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, आर्य समाज 1875 ईस्वी और रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा जो बीत गई सो बात गई हरिवंश राय बच्चन, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में अज्ञेय, यह गे का है, दो पाटों के बीच पिस गया मुक्तिबोध का, और रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या, ये जो है दिनकर का है। अज्ञेय यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है। अगला प्रश्न है गाधांश,
पर आधारित देखते हैं। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल्य या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसाद का आभास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिक वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। इस पर आधारित प्रश्न है, स्व और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भक्ति के भीतर। नर सत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर होगा ए, ज्ञान हृदय। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी अर्थात नरसत्ता के प्रसार के लिए ज्ञान और हृदय दोनों ही उपयुक्त। अगला है, जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रकृति, बी ज्ञानात्मिका वृत्ति और सी वैराग्य, डी रागात्मिका वृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा डी रागात्मिका वृत्ति। अगला है, सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृति रखने की शक्ति किसमें होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कविता। अगला है, मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से। अगला प्रश्न कथोपकथन पर आधारित है। पहला प्रश्न है, स्थापना है मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। तर्क है, क्योंकि साधना के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। तो इसका सही कुट होगा बी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है रस का निर्णायक सहृदय है, और तर्क है क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। तो इसका सही कुट होगा ए, स्थापना सही और तर्क गलत है। सहृदय श्रोता दर्शक और पाठक में रस जिस रूप में उत्पन्न होगा, वह उसी रूप में उसको स्वीकार करता है और अपना मत देता है। किसी भी विषय पर सहृदयों की राय एक अलग अलग भी हो सकती है, अतः वह रस का निर्णायक होता है, लेकिन वह रस का समीक्षक नहीं होता। समीक्षा करना आलोचक का काम है, क्योंकि वही उसमें गुण दोष देखता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। तर्क है, क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का घोतक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, स्थापना सही और तर्क गलत है। व्यक्तित्व के मुख्यतः दो भेद हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति स्वानुभव पर विशेष बल देता है तथा अपने विचारों को सबके सामने रखता है। यह विधि एकालाप की श्रेणी में आती है। एकालाप मात्र मनोरुग्णता का घोतक नहीं है। अगला है, स्थापना ही युग जीवन के परिवेश में साहित्य के विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। तर्क है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। तो इसका सही कुट होगा सी, स्थापना सही और तर्क गलत है। साहित्य का समाज जीवन और समय से विशेष संबंध होता है। काल के परिवेश का साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। साहित्यकारों का कर्तव्य है कि वह जीवन युग परिवेश को ध्यान में रखकर लेखन कर्म करे। साहित्यिक इतिहासकार युग जीवन से इतर न होकर उससे संबद्ध होता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुसृत होते हैं। तर्क है, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसका सही कुट होगा बी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा तो लाइक जरूर करें। अगले ईयर का हम अगले भाग में करेंगे।